नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी त्रिपल पेट एग्जाम तथा वीडियो पुनः परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके के 350 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। इस श्रृंखला में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो बार बार प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है और मेरे द्वारा बताए गए मौखिक प्रश्नों को नोट करिए और उनको घर पर रिवाइज करें। चलिए पहले शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। जिनको नहीं पता तो नोट डाउन करें। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी तथा मृतकों के टीला को सिंधी भाषा का अर्थ बताया गया। तो यहाँ पर 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किस भाषा का अर्थ है, तो आपको वहाँ पर नोट डाउन करना होगा कि सिंधी भाषा का अर्थ है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी या किस भाषा में की गई थी? जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। तत्पश्चात ये संस्कृत भाषा में भी रचित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए। अगला है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था तथा उनमें से एक सुल्तान और भी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। वह कौन था? तो नोट डाउन करिए, वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। तो जब आपसे प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। जब बात करें जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिनको पता है, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। कब लूटा? तो 1966 ईस्वी में और 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। कब कब लूटा शिवाजी ने? तो 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा। प्रथम बार 1664 ईस्वी में, दूसरी बार 1670 ईस्वी में। तो आपसे सन भी पूछ सकता है कि पहली बार शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष लूटा, तो 1664 ईस्वी हो जाएगा। और दूसरी बार शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष लूटा, तो 1670 ईस्वी में। कुल 2 बार लूटा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट डाउन करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है? तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी 1857 ईस्वी में। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। किस वर्ष बनी थी? तो 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था। कलकत्ता में बनाया गया था इनको। तो ये भी पूछ सकता है कि श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। किस वर्ष किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिनको पता है, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। कहाँ किया था? कब किया था? तो 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट करते रहिए। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। वर्ष 1946 ईस्वी में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन के 2 सदस्यों के नाम पूछ सकता है कि कैबिनेट सदस्य में शामिल 2 सदस्यों के नाम बताइए। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर।
और किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो नोट डाउन करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनको पता नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा। निम्न में से आनंद मठ ऐसा उपन्यास है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाली देशभक्ति की बाइबल इसे आनंद मठ को कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है बंगाली देशभक्ति की बाइबल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? सभी को पता होगा कि भारत 7वें स्थान पर है कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में। जब जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7वें नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न हो तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पता होना चाहिए कि मोड़दार पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मोड़दार पर्वत के उदाहरण है हिमालय, रॉकी और एंडीज। ये सब मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। इनमें से बचा कौन? तो अरावली बचा। अरावली मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो यही अरावली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हैं आपके सामने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिनको पता नहीं पता तो नोट डाउन करिए। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह झारखंड राज्य में रांची के निकट पाया जाता है। ओके, तो ये भी पूछ सकता है कि स्वर्णरेखा किस राज्य में बहती है? तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? तो नोट डाउन करिए। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कोलोरेडो नदी अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में बहती है तथा मैक्सिको से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कोलोरेडो, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है? तो कोलोरेडो नदी यूएसए में बहती है और ये जाकर के प्रशांत महासागर में गिर जाती है। मैक्सिको से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए के कैलिफोर्निया में बहती है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो नोट डाउन करिए। विश्व में संसार का सबसे यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। सभी प्रश्न नोट डाउन करने। अगला है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दुग्ध उत्पादन का कौन सा स्थान है भारत का? तो बताना है। तो सभी को पता होगा कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। क्योंकि ये वर्ष 1998 से दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर ही है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष से भारत संसार का दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है? तो वर्ष 1998 से भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आपको बताना है कि वर्ष 1998 से लगातार भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं पता तो नोट डाउन करिए। राजस्व कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगला है, भारत में
योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नोट डाउन करिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, योजना आयोग का गठन। क्योंकि अब योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसमें वर्तमान में इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार एवं सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बताना है, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। कितनी है? कुल 12 संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? जिनको पता है वो बताइए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलती है। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? जब अंगीकृत की बात करें तो 26 जनवरी 1949 को किया था। लागू करने की बात करें तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना एक भी, जब लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 20 का राइट होगा। यहाँ पर अंगीकृत की बात अंगीकृत पूछा तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? नोट डाउन करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पहले, जिनको पता है, नहीं पता तो नोट डाउन करिए। स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया, तो ऑप्शन 20 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 से 22। ओके, स्वतंत्रता के अधिकार किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 से 22 में वर्णित है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो लोकसभा का कार्यकाल, हालांकि लोकसभा का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष का ही है, किन्हीं कारणवश ये 6 वर्ष का बढ़ाया गया। तो कब बढ़ाया गया, कितनी बार बढ़ाया गया? तो ये 1 बार बढ़ाया गया। लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। किस वर्ष बढ़ाया गया? तो नोट डाउन करिए, 1975 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। जिस समय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय 1975 ईस्वी में क्या किया गया था? लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ओके, तो कितनी बार? केवल 1 बार ही तब से बढ़ा हुआ, 1975 से अब तक एक भी बार कार्यकाल इसका नहीं बढ़ा हुआ। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? नोट डाउन करिए, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है? तो नोट डाउन करिए, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 124(2) के अनुसार। किस वर्ष की आयु में? तो 65 वर्ष की आयु में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? हालांकि सभी को पता है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो नोट डाउन करिए, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यह अवधि प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिन लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस वर्ष कब मनाया जाता है। तो नोट डाउन करिए, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो
प्रश्न पेपर में इसकी थीम भी पूछ देता है। तो यहाँ पर जिनको थीम पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम क्या थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो वो नोट करिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम किस राज्य में पड़ता है? तो त्रिवेंद्रम केरल राज्य में पड़ता है। त्रिवेंद्रम का अन्य नाम तिरुवनंतपुरम भी है। ओके, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ओके, श्रीहरिकोटा भू उपग्रह परीक्षण केंद्र है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जबकि बंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विक्रम साराभाई जब पूछता है तो बहुत से बच्चे श्रीहरिकोटा लगा के चले आते हैं या कई सारे बच्चे बंगलोर लगा के चले आते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करना है। जब भू उपग्रह परीक्षण केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा सही होगा, और जब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो वो अहमदाबाद होगा। जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय जब पूछे तो वो बंगलौर होगा। ओके, जब इसरो का मुख्यालय की बात करें तो वो बंगलौर है, और जब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो वो त्रिवेंद्रम में है। ओके, और जब भू उपग्रह परीक्षण केंद्र की बात करें तो वो श्रीहरिकोटा में है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर पूछा क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, त्रिवेंद्रम में। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब इसरो की बात करें तो इसरो बंगलौर में है, और भू उपग्रह परीक्षण केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ओके, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जिनको पता है बताइए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। जापान की मुद्रा येन है। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, येन है। इस प्रकार से उसका साइन होता है येन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिन स्टूडेंट को पता है श्रीलंका की राजधानी, आधिकारिक राजधानी क्या नाम है। पहली बात तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक आधिकारिक राजधानी, एक न्यायिक राजधानी। तो यहाँ पर नोट डाउन करिए। आधिकारिक की बात कर रहा है तो आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टी है। क्या है? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, आधिकारिक राजधानी। कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी है। क्या है? यहाँ पर कोलंबो की जब बात की जाए तो जब यहाँ पर पूछे कि श्रीलंका की न्यायिक राजधानी का नाम क्या है, तो श्रीलंका की न्यायिक राजधानी का नाम कोलंबो हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या, आधिकारिक राजधानी का नाम पूछा है, तो आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है, और जबकि न्यायिक और कार्यकारी राजधानी की बात की जाए तो वो कोलंबो है। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो नोट डाउन करिए, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिनको पता है, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। निम्न में से सिक्किम में जो मठ स्थित है वो है रुमटेक मठ। कौन सा है? रुमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि धर्मचक्र केंद्र किस मठ को कहा जाता है? तो रुमटेक मठ को कहा जाता है। ओके, हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। और ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जब बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ स्थित है। और लद्दाख में कौन सा मठ स्थित है? लद्दाख में हेमिस मठ है। और सिक्किम में रुमटेक मठ स्थित है। ओके, बहुत से स्टूडेंट सिक्किम के मठ को लद्दाख समझ लेते हैं, तो लद्दाख वाले हेमिस मठ लगा के चले जाते हैं, जबकि वो गलत है। यहाँ पर रुमटेक मठ जो है सिक्किम में है और हेमिस जो है लद्दाख में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? सभी को पता है, आला मारा जो है भारत की पहली पूर्ण अवधि टॉकी फिल्म थी। यहाँ पर जब बात की जाए कि भारत की पहली मूक बाधित फिल्म कौन सी थी, तो मूक बाधित फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर पूर्ण अवधि टॉकी फिल्म पूछा, टॉकी फिल्म तो आलम आरा है, और ये वर्ष 1931 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में इसे प्रदर्शित किया गया था।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, तो वर्ष 1931 ईस्वी में। फिल्म कौन है, तो आलम आरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 व्यक्ति का मिलान सूची 2 उनकी गतिविधियों का क्षेत्र के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनकर बताइए। यहाँ पर ये कलाकार हैं और इनकी ये कलाकारी है, ये उनसे प्रदर्शित करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यहाँ पर देखा जाता है कि जो ये कूट दिया हुआ है, कूट में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों से भिन्न है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये जो पहला है ये भिन्न मिलता है। यहाँ पर देखेंगे जो चौथा है राहुल गांधी का संबंध, यहाँ पर देखेंगे राहुल गांधी के संबंध राजनीति से है। किसी एक को पकड़ कर चलेंगे तो जो राहुल गांधी के संबंध यहाँ पर हमने देखा कि राजनीति से है, तो चौथे का बी। तो यहाँ पर देखेंगे पूरी लाइन में जो है चौथे का बी कहीं नहीं है, सिर्फ किसमें है, ऑप्शन ए में है चौथे का बी। तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। पहले का सी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है और वसीम जाफ़र का संबंध डी से यानी कि क्रिकेट से। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चित्रकारी से। जबकि राहुल गांधी के संबंध राजनीति से, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। ओके, तो किसी एक को पकड़ कर चलिए, आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा समय भी नहीं आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा, ना लगाना पड़ेगा। अगला है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी। द रेड साड़ी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनको पता है वो कमेंट करिए, नहीं पता है नोट डाउन करिए। जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई है द रेड साड़ी। तो यहाँ पर द रेड साड़ी किस वर्ष लिखी गई ये भी पूछता है, तो 2008 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, वर्ष 2008 में जेवियर मोरो द्वारा द रेड साड़ी लिखी गई थी। ओके, ये सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर ये तीन प्रश्न इसी एक ही क्वेश्चन से 3 प्रश्न बन गए कि द रेड साड़ी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है, तो द रेड बताएंगे कि सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, तो वर्ष 2008 में प्रकाशित की गई थी। किसने लिखा है इसको, तो जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही लिए हैं। यहाँ पर जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर हैं। कौन है, डी आइजनहावर। कौन है, डी आइजनहावर जो हैं भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और ये 1959 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने 1959 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डी आइजनहावर किस वर्ष भारत के दौरे पर आए थे, तो वर्ष 1959 ईस्वी में भारत के दौरे पर आए थे, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं। कौन है, डी आइजनहावर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय नीति में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार क्षय क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो क्षय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो नोट डाउन करिए। वो क्षेत्र हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक और चिकित्सा, साहित्य, शांति। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था तो यहाँ पर जो नहीं है तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो शांति, अर्थव्यवस्था, रसायन। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोट डाउन करिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वह क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वह है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, शारीरिक क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य एवं शांति। तो ये कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पर बचा क्या, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार द्वारा नोबेल पुरस्कार
नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रासायनिक और शारीरिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति। तो ये कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता तो नोट डाउन करिए। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नोट डाउन करिए। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। यह सम्मेलन वर्ष 1971 ईस्वी में रामसर, जो कि ईरान में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। भारत इसमें वर्ष 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न 2-3 प्रकार के बनते हैं कि यहाँ पर पूछ सकता है कि रामसर सम्मेलन में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1982 ईस्वी में भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। और रामसर सम्मेलन कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है। और ये किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ष 1971 से आयोजित किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। कौन था? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेट्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन गए कि बिंदुसार अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। और अमित्रोचेट्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है। कौन बुलाते थे? तो यूनानी इतिहासकार बुलाते थे। यहाँ पर पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन 2 सेनाओं के बीच लड़ा गया? यदि सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता है तो सर्वप्रथम पहले उनको ये पता होना चाहिए कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। तो नोट डाउन करिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ओके, तो यहाँ पर पूछा क्या? तीनों युद्धों में से किसी एक युद्ध को पेपर में पूछता है। तो आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर पूछा गया पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो नोट डाउन करिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर के सेनापति बैरम खां के और हेमू के बीच लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में। कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर बात की जाए पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तथा पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें से मराठाओं की हार हुई थी। तो आपको पानीपत के तीनों युद्धों को याद रखना है, क्योंकि तीनों युद्धों में से किसी एक युद्ध का वर्णन प्रत्येक एग्जाम में पूछता है कर ही देता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध को पूछे तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर की हार हुई थी। यहाँ पर पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी। जिसमें से अकबर के सेनापति थे बैरम खां, उनकी हार हुई थी। अब बात की जाए तृतीय युद्ध की, तो तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें से मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये थे पानीपत के तीनों युद्धों का वर्णन। यहाँ पर क्या ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 2 सेनाओं के बीच लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें से हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। आपको ये नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो नोट करिए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी।
इसमें पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? नोट डाउन करिए। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो वो नोट डाउन करिए। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्या होगा? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। तो सभी पूरा नोट डाउन करना है। यहाँ पर चंदेल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो चंदेल वंश के संस्थापक जयसिंह राजा थे। ओके, तो यहाँ पर पूछा क्या? जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम तो बुंदेलखंड ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो वो नोट डाउन करिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। कौन था? दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब-उल-यामिनी अथवा तारीख़-ए-यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर उत्बी ने किन दो ग्रंथों की रचना की थी? किताब-उल-यामिनी तथा तारीख़-ए-यामिनी की रचना की थी। नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। दीवाने मुस्तखराज जिसको वर्तमान में राजस्व विभाग कहा जाता है उसके मालिक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवाने अमीर कोही जिसको वर्तमान में कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है उसके मालिक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवाने खैरात जिसको वर्तमान में दान विभाग कहा जाता है उसके मालिक थे फिरोज तुगलक। दीवाने रियासत बाजार एवं नियंत्रण विभाग के मालिक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ना कि बलबन। तो यहाँ पर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, दीवाने रियासत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? नोट डाउन करिए। वेदों की ओर लौटो का नारा सन 1877 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आपसे सन भी पूछता है किस सन में दिया था? तो 1877 ईस्वी में वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक इनको माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका मूल शंकर था। 1875 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान भी पूछता है तो बम्बई में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। जब वेदों की ओर लौटो की बात की जाए तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती में 1877 में दिया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट करिए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नोट डाउन करिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक उदारवादी एवं सच्चे नेता थे। कौन थे? एक उदारवादी नेता थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? नोट डाउन करिए। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास थे। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? नोट डाउन करिए। जॉर्ज लायड थे। कौन थे? जॉर्ज लायड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो वर्ष 1919 में पास हुआ था। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज लायड थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? नोट डाउन करिए, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नोट डाउन करिए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। यदि बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, तो छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जब बड़े की बात की जाए तो बड़ा होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों से मिलकर देशों का निर्माण हुआ है। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिए। भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? नोट डाउन करिए। भारत के लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नोट डाउन करिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की दूरी, 2525 किलोमीटर का बहाव तय करती है। तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, श्वेत क्रांति का संबंध किनसे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किनसे है? तो नोट डाउन करिए, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इस क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो आपसे इस श्वेत क्रांति के जनक भी पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति की जब भी बात आए, यहाँ पर पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो क्रांतियों से संबंधित सभी प्रश्नों को हमें याद रखना है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, नीली क्रांति, इनसे संबंधित प्रत्येक एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न जरूर पूछ देता है। तो यहाँ पर इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को विस्तार से हम जानेंगे। यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध तो हमने समझ लिया कि दुग्ध उत्पादन से है और इसके जो जनक हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 ईस्वी की। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो सभी नोट डाउन करिए। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 की ईस्वी के बीच मानी जाती है और इसके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। किससे है? यहाँ पर पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, जिसके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और जिसमें से नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर नीली क्रांति के संबंध मछली उत्पादन से है तथा इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। अब बात कर लेते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। तो सुनहरी क्रांति की शुरुआत 1991 से 2003 तक हुई थी, जिसमें से सुनहरी क्रांति का संबंध संपूर्ण बागवानी से है। संपूर्ण बागवानी का अर्थ क्या है? संपूर्ण बागवानी का अर्थ है सब्जी, फल इत्यादि उगाना, ये संपूर्ण बागवानी में आता है। तो आपसे ये कि एक न एक क्रांति से संबंधित आपसे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो इन सभी को नोट जरूर करना है और नोट डाउन करके इनको एक बार रिवाइज जरूर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो नोट डाउन करिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
तो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 की हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। जब स्थापना की बात है तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? तो नोट डाउन करिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? बताइए स्टूडेंट। प्रश्न है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो नोट डाउन करिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 हेक्टेयर से कम। यहाँ पर प्रश्न हमें ये भी याद रखना, भारत में सीमांत जोत की बात करा 1 हेक्टेयर से कम। तो यहाँ पर पहले एक प्रश्न ऐसे एक और बनता है कि भारत में कितने प्रकार के जोत होते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के जोत पाए होते हैं, अर्ध जोत, अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत तथा वृहद जोत, जिनमें से सभी का आकार अलग अलग होता है। तो आप नोट डाउन करिए, जिसमें से अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है तथा अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है तथा वृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। सीमांत जोत की बात करें तो सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो सभी जोतों के आकार को नोट डाउन करिए और एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूर एक बार वीडियो देखकर जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो नोट डाउन करिए, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। प्लास्टिक मनी के उदाहरण है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि जो हैं, एक सब क्रेडिट का उसके प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो नोट डाउन करिए, अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है, जिसमें से ये भी कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर प्रश्न ये ना दे करके ये दे सकता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो नोट डाउन करिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ओके, कितनी है? 11 है। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। तो यहाँ पर यदि संविधान की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से मूल कर्तव्यों को रखा गया था कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होगी। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था? तो 51A के अंतर्गत रखा गया था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया? तो 51A के अंतर्गत रखा गया। और 51A भारतीय संविधान किस वर्ष संशोधन हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य का था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नोट डाउन करिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर यदि ऑप्शन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यदि ऑप्शन में 1869 दिया हुआ है तो वो सही होगा, यदि 1866 दिया है तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी, तब ये आगरा में स्थित था ये उच्च न्यायालय। तो 1866 में आगरा में ही स्थित था
और फिर इसके बाद जब 1866 के बाद स्थानांतरण हुआ था इलाहाबाद में, तो ये 1869 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मानी जाती है। तो ऑप्शन में 1869 दे तो ये सही होगा, 1866 दे तो ये सही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? नोट डाउन करिए, 1/3 सीटें जो हैं नगर पालिका में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन 1992 में ये कहा गया कि नगर पालिका में महिलाओं की संख्या 1/3 आरक्षित होगी। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि नगर पालिका में महिलाओं की सीटें आरक्षित भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय नगर पालिका महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। तो 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करना है और याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान NII को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क ASPAGNTIITM प्राप्त हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज वर्ष 1998 में किसने की थी? आपसे ये पूछा है कि ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में किसने की थी? तो ऑप्शन B इसका राइट होगा, डॉक्टर अनिल सूरी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे तीन चार टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, तो नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? क्या पूछा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो नोट डाउन करिए, ऑप्शन B इसका राइट होगा, मैक्सिको की मुद्रा है। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियन वॉन। क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। यहाँ पर यदि जापान की बात की जाए कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की, जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में हमने करवाया कि जापान की मुद्रा येन है। ओके, यहाँ पर इटली की बात करें तो इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा यूरो है। क्या है? इटली की मुद्रा यूरो। तो सभी को मुद्राओं से संबंधित प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि किसी न किसी एक देश की मुद्रा आपसे ज़रूर पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर मंदिरों के नाम हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहले तो मंदिरों के नाम याद ही रखने हैं, ज़रूर याद रखने हैं। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। महाबोधि मंदिर तो बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले का C है और दूसरे का A है, तीसरे का B है, चौथे का D है। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर नाम याद रखने हैं। अगला है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ये संगीतज्ञ हैं और ये वादक हैं। तो ये यहाँ पर पूछा कि असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये वादक हैं, उनसे संबंधित ये वाद्य यंत्र हैं। तो असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो नोट डाउन करिए, वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन पहले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ऑप्शन B में पहले का चौथा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। B का पहले का ये B हो जाएगा, पहले का चौथा, A का चौथा, B का तीसरा। तो B का तीसरा कौन सा है? तो B का मल्लिकार्जुन का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। TN कृष्णन का संबंध तो वायलिन से है। तो पहले ये B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमको ये याद रखने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? हमें पहले ये याद रखना है कि जिनेवा में किन किन संगठन का मुख्यालय है। तो यहाँ पर जिनेवा में सभी संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में है। मौसम विज्ञान का और स्वास्थ्य विज्ञान का, विश्व व्यापार संगठन का ये WTO है इन सभी का, और ये WHO है। तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। बाकी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? तो रोम इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। इटली के रोम में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली एवं रोम में है। तो यहाँ इन तीनों की बात की जाए तो ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो नोबेल पुरस्कारों की संख्या जैसा कि बताया कि 6 है। भौतिकी के क्षेत्र में, रासायनिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर उपरोक्त प्रश्न में कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो नोट डाउन करिए, पानी जो है पर्यावरण का एक अजैव घटक है। कौन है? पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको याद रखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसकी 2022 में थीम क्या है? ओके, तो आपको 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि इसकी 2022 में थीम क्या है और ये किस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? नोट डाउन करिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यदि दूसरे नंबर पर पूछे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरा आता है महाराष्ट्र। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ये नृत्य हैं, उनसे संबंधित ये राज्य हैं। तो आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य में होता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य में होता है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। कथकली किस राज्य में होता है? तो कथकली कहाँ होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कथक होता है उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ होता है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। और कथकली जो होगा केरल में होगा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और कथक जो है अपने उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इससे संबंधित एक प्रकार का प्रश्न ये भी पूछता है कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। या यही पूछ सकता है कुमार देवी किसकी माता का नाम है? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? नोट डाउन करिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन करवाया कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन से हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया था। तो आनंद मठ से संबंधित है। तो यहाँ पर वंदे मातरम का संबंध जो कि पिछले वीडियो हमने करवाया पिछले प्रश्न में कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गायन किया है, जो कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। ओके, सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है ये पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और इन्होंने ही सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन 1896 ईस्वी में कोलकाता में गाया था। तो वंदे मातरम का गायन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में गायन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करना है और इनको समझना है। जब आप समझ कर जाएंगे तो प्रश्नों को अच्छे से वहाँ पर पेपर में कर पाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो नोट डाउन करिए। द हॉली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। बाकी जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हरिजन जो है ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी द्वारा पुस्तक लिखी गई हैं। और बाकी जो द हॉली फैमिली है ये कार्ल मार्क्स और एंजल की रचना है। किसकी है? कार्ल मार्क्स और एंजल की रचना है। और ये तीनों पुस्तक महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। तो इन तीनों पुस्तकों को याद रखना है कि महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ और हरिजन तथा एन स्वराज की रचना की थी। द हॉली फैमिली की रचना किसने की थी? तो द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण ही प्रश्न लिए गए हैं। तो प्रश्नों को नोट करिए और एक बार एग्जाम में बैठने से पूर्व वीडियो को जरूर देख कर जाइए। अगला है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो नोट डाउन करिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 1858 ईस्वी में प्राप्त की थी। ओके, तो ये याद रखना है, आपको प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क को चुनौती दी थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। गार्गी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क को चुनौती दे दी थी। और गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है गार्गी संवाद का उल्लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? नोट डाउन करिए। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजधानी रायगढ़ में किया गया था। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है, शिवाजी का राज्याभिषेक राजधानी रायगढ़ 1674 ईस्वी में किया गया था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? इनकी माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछ चुका है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। ओके, तो ये किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो संगम वंश से संबंधित रखते हैं, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ पर पूछे या भारत समाज सेवक समाज की स्थापना पूछे, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किस वर्ष की थी, तो 1905 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1905 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। कहाँ की थी, मुंबई में की थी। मुंबई के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं 1905 ईस्वी में। अगला है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है भारत के। तो यहाँ पर पूछा क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। गेंडा हाथियों के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। पाक जल संधि से नाम यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, पाकिस्तान मत लगा के चले जाना। पाक जल संधि का संबंध भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ओके, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला देखते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। जब भारत की लंबी नदी की बात आई थी तो गंगा नदी आपने लगाया था। अब एशिया की बात आई है तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। कौन सी है, यांगत्जे नदी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यांगत्जे नदी, जो कि चाइना में प्रवाहित होती है। ओके, तो यह एशिया की बात करें तो भी यही ऑप्शन सही होगा। चाइना की बात करें, चाइना की सबसे लंबी नदी, तो वो भी यही यांगत्जे नदी होगा। कोई और टिक करके मत आ जाना। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। नोट डाउन करिए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ओके, तो आपको ये भी पूछेगा प्रश्न में कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तथा इसे शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो आपसे शाम का तारा या भोर का तारा की बात करें तो शुक्र ग्रह ही सही टिक करके आएंगे और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के नाम दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1974 से 79 के बीच हुआ था, ना कि 1961 से 66 में। 1961 से 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ये आपका पहला ही आपका क्या होगा, सही नहीं होगा। ओके, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 के बीच लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1951 से 56 के बीच लागू हुई थी। तो प्रथम आपसे पेपर में अधिकता पूछता है तो ये याद रखना, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो किसके उत्पादन के लिए उपयोगी होती है आपको बताना है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। कपास की फसल के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी भारत के 3 राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है, गुजरात महाराष्ट्र में और तथा पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर चार राज्यों में काली मिट्टी अधिकता पाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो कम नोट करिए, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। तो आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है। तो आपको यहाँ पर शक्तिकांत दास टिक करके आना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी क्या है? जीएसटी, जिसे इंग्लिश में गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं, ये क्या है एक प्रकार का? तो एक प्रकार का ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, या कॉर्पोरेट टैक्स है या नगर निगम कर है? तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन बी। एक प्रकार का ये अप्रत्यक्ष कर है, जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। सर्वप्रथम लागू किया गया था फ्रांस में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भारत की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? नोट डाउन करिए, एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? नोट डाउन करिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन और पूछता है, जो कि इस प्रकार से है कि पूछता है कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू की, भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, जो कि संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत आती है। तो 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नोट डाउन करिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है। अगला है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1/10 है। कितनी है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति 1/10 है, और ये संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 103 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की गण पूर्ति करने का लक्ष्य 103 के अंतर्गत आता है संविधान के। अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखना है 103 के अंतर्गत, 103 के अंतर्गत आता है। अगला है भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई या किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आयरलैंड। किससे ली गई? आयरलैंड से ली गई। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया था? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। तथा मूलाधिकार किस देश से लिया गया था? तो मूलाधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया था। अब बताइए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था। नोट डाउन करिए, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई थी। तो सभी को याद रखना है और नोट डाउन करना है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूलाधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1 बार किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। जैसा कि पिछले क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ओके, तो उसमें संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन केवल 1 बार किया गया था। वो माना जाता है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द
जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बीजिंग 3 क्या है? नोट डाउन करिए। बीजिंग 3 एक प्रकार का उपग्रह है। क्या है? बीजिंग 3 एक प्रकार का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? नोट डाउन करिए। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्राओं से संबंधित सभी देशों की मुद्राएं आपको तो याद रखनी है। अगला प्रश्न है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? नोट डाउन करिए। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्न में से किसके जीवन पर लिखा गया था? नोट डाउन करिए। नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर कर्मयोद्धा ग्रंथ लिखा गया था। इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने 2020 में किया था। कब किया था? 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तो विमोचन से संबंधित भी प्रश्न पूछता है और पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न पूछता है। यहाँ पर कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखी गई? तो मोदी जी के जीवन पर लिखी गई। और इस कर्मयोद्धा पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। कब किया था? तो वर्ष 2020 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे IAEA के नाम से भी जाना जाता है। IAEA का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी। तो यहाँ पर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 29 जुलाई 1957 को की गई थी। कब की गई थी? 29 जुलाई 1957 ईस्वी को AIEA की स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है। आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन करवाया है, प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और एक क्रिया विज्ञान, यहाँ पर ये 6 क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। अर्थशास्त्र किस में दिया जाता है? तो नोट डाउन करिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार रिस्क बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 1968 में, और इसे सर्वप्रथम 1969 में प्रदान किया गया था। ओके, इसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रिस्क बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, जो कि 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? नोट डाउन करिए। प्रतिवर्ष ध्यानचंद जी की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? 29 जुलाई को मनाई जाती है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बनाइए। ये राज्य हैं और उनकी संबंधित ये राजधानी है। तो नागालैंड की राजधानी आपको बताना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। झारखंड की राजधानी रांची है, सही है। उत्तराखंड की राजधानी ये भी गलत है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, नागालैंड की कोहिमा, उत्तराखंड की देहरादून, छत्तीसगढ़ की रायपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर ये नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। यहाँ पर घूमर जो है कहाँ पर होता है? तो घूमर राजस्थान में होता है। और बिहू कहाँ होता है? तो बिहू बिहार में नहीं होता, बिहू असम में होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ये गलत है। इसका युग्म भांगड़ा जो है, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब में सही है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र में, ये भी सही है। घूमर राजस्थान, ये आपका गलत है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी पूछा तो नोट डाउन करिए। भूटान की राजधानी थिम्फू है। ये भूटान का सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न और पूछ सकता है कि भूटान का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो भूटान का सबसे बड़ा नगर थिम्फू है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन गए कि लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी क्या? तो थिम्फू है। ओके, और भूटान का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो थिम्फू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यहाँ पर कुछ वादक हैं और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र हैं। तो आपको बताना है कौन से वादक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यहाँ पर अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो यहाँ पर अमजद अली खान का संबंध शहनाई वादक से है। तो यहाँ पर पहले का चौथा, तो ऑप्शन बी ही दिख रहा है कि पहले का चौथा ये सही होगा। ए का चौथा और बी का दूसरा। हुसैन अली खां का दूसरा हो जाएगा, जो कि सरोद वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया तो बांसुरी वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। और अल्लाह रखा तबला वादक हैं। तो आपको ये याद रखने हैं। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से है। हरि अली हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, अल्लाह रखा तबला वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? बताइए, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? नोट डाउन करिए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में की गई थी। तो यहाँ पर कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना पूछा है तो 1919 में की गई थी। तो सत्याग्रह की स्थापना किसके विरोध में की गई थी, ये भी पूछ सकता है। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना रॉलेट एक्ट के विरोध में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कालिंजर में लड़ते हुए शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई थी। तो कब हुई थी शेर शाह सूरी की मृत्यु? 1545 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी, जो कि बांदा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको पता नहीं पता तो नोट डाउन करिए। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का क्या था? महानतम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हमने रखे हैं। अगला है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने लिखा था। यहाँ पर एक प्रश्न इससे और पूछता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, जिनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों का वर्णन किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ ही वेद मंत्रों की रचना की थी। तो कौन थी? लोपामुद्रा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी थी? यहाँ पर पूछता है कि अगस्त ऋषि की पत्नी कौन थी? तो लोपामुद्रा। यह पूछे कि लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? नोट डाउन करिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। राणा सांगा और मेवाड़ के राजा की बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में जिहाद का नारा लगाया गया था। तो ये भी पूछता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया गया था? तो खानवा के युद्ध में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया? तो बाबर के द्वारा लगाया गया था। तो खानवा जिहाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया था? बाबर के द्वारा। किस युद्ध में लगाया गया? तो खानवा के युद्ध में लगाया गया। और खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित राजपूत राजा कौन थे? राणा सांगा थे। खानवा के युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। सभी प्रश्नों को नोट करना है और याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नोट डाउन करिए। नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। किस वर्ष? तो 1926 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नौजवान भारत सभा वर्ष 1926 में सरदार भगत सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जिसने भाग नहीं लिया था, यहाँ आपको बताना है। तो सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब किन किन लोगों ने भाग लिया था? तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनकी मृत्यु 1799 में ही हो गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1799 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए। कहाँ निकट आए थे ये दोनों? तो लखनऊ में निकट आए। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लखनऊ में 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये दोनों एक दूसरे के निकट आ गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? नोट डाउन करिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो था, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। कब प्रस्तुत की थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। अगला देखते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पूछा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो नोट डाउन करिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर पूछेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की आकृति किस प्रकार है? तो त्रिभुजाकार है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो नोट डाउन करिए। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट होगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता वो नोट डाउन करिए। सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ था, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओके, 1869 में ये बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1869 में ये बनकर तैयार हुआ था और 1859 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुएज नहर का निर्माण
1859 में किया गया था और 1869 में बनकर तैयार हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, 1869 में बनकर तैयार हुई थी। और सुएज नहर की नींव कब रखी, वही निर्माण, तो 1859 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न रेगिस्तानों में उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग जोड़े बनाइए। तो ये रेगिस्तान है और उनसे संबंधित ये स्थान। तो ये पूछा है कि कालाहारी डेजर्ट किस देश में है। तो कालाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका में है, पहले का। तीसरा, तो पहले का आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, तो आटाकामा डेजर्ट दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो दूसरे का पहला, अब दूसरे का पहला, बी का पहला, तो ऑप्शन ये डी ही दिखाई दे रहा है कि ए का तीसरा, बी का 1, सी का 4, डी का 2। थॉर डेजर्ट कहाँ है, तो थॉर डेजर्ट जो है एशिया में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना है। अगला देखते हैं, ये एक एक करके क्वेश्चन भी पूछता है कि कालाहारी डेजर्ट किस देश में है, तो अफ्रीका में है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, तो आटाकामा डेजर्ट दक्षिण अमेरिका में। थर्ड डेजर्ट कहाँ है, थर्ड डेजर्ट एशिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक किसकी है, नाइट्रोजन की है, जिसमें से 78% की मात्रा नाइट्रोजन की ही है, नाइट्रोजन की ही उपस्थिति है। ओके, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा उपस्थिति वायु में है। अगला है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक का है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। आपको ये याद रखना है, कौन है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नोट डाउन करिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। प्रश्न पूछता है कि अब तक 2022 के अनुसार अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित हो चुके। तो नोट डाउन करिए, अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, जिसमें से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में NK सिंह हैं। ओके, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष की बात की जाए तो केसी नियोगी हैं, और 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष की बात की जाए तो NK सिंह हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किनके द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। नोट डाउन करिए, राज्य सरकारों के द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नई आर्थिक नीति का संबंध किससे। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है, तो नोट डाउन करिए, उदारीकरण से, निजीकरण से, विश्वव्यापीकरण से, सभी से संबंध किसका है, नई आर्थिक नीति से। ओके, इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 24 जुलाई 1991 हुई थी। कब हुई थी, 24 जुलाई 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। नोट डाउन करिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 के बीच मानी जाती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जैसा कि मैं पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये आपको पता है 1956 से 1961 में लागू की गई थी। और उद्योग पंचवर्षीय योजना, उद्योग इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये भी पूछता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, ये इसका मॉडल था। अगला देखते हैं। अगला है,
बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS का पहले पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए कि CBS का पूर्ण रूप क्या है। CBS का पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो CBS में C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? C का पूर्ण रूप कोर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जब भी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। बलवंत राय मेहता समिति। ओके, तो इस समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपसे ये भी पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता नहीं कहेगा, आपसे कहेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। ओके, उन्हीं के नाम पर बलवंत राय मेहता समिति पड़ा। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ की बात करें तो जबलपुर में है। और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में है। ओके, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ की बात की जाए तो जबलपुर में है, और खंडपीठ की बात करें तो ग्वालियर तथा इंदौर में है। याद रखना है, खंडपीठें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ 2 हैं, और कहाँ कहाँ हैं? तो ग्वालियर और इंदौर में है। और पीठ की बात की जाए तो जबलपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की महाराष्ट्र में कुल 19 सीटें। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, जबकि 48 सीटें लोकसभा की हैं। कितनी? 48 सीटें लोकसभा की हैं, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों याद रखने हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो नोट डाउन करिए, 1978 ईस्वी में हटाया गया था, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आपसे पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 300 का के अंतर्गत हटाया गया था। ओके, यह एक विधिक अधिकार माना गया था। अगला है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं 8 हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 28 राज्य और 8 राज्य कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की ही बात कर रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, और राज्यों की बात करें तो राज्य हैं 28। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मुलग मेडल पाने वाले विश्व के प्रथम क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कौन है ना? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुलग मेडल पाने वाले विश्व के प्रथम क्रिकेटर जो बने हैं तो अजिंक्य रहाणे बने हैं। वर्ष 2020 में इन्हें मुलग मेडल दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछता है कि अजिंक्य रहाणे को मुलग मेडल किस वर्ष मिला था? तो 2020 में मिला था, और यह विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें मुलग मेडल दिया गया था। और आपसे एक प्रश्न यहाँ से एक और पूछता है कि मुलग मेडल का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो कप्तान जॉनी मुलाग के नाम पर रखा गया था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो थे जॉनी मुलग, उनके नाम पर मुलग मेडल का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि मुलग मेडल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कप्तान जॉनी मुलाग के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है देशों के नाम और यहाँ पर उनसे संबंधित मुद्रा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से देश की कौन सी मुद्रा है। तो यहाँ पर बताना बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, पहले का सी। और म्यांमार की यहाँ पर सी 2 में है,
तो यहाँ पर सी और डी में से कोई एक सही होगा। आप यहाँ पर पूछा म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, तो अब भी दूसरे का डी, तो दूसरे का डी, तो दोनों में डी दिया हुआ। अब यहाँ पर तीसरा चेक करते हैं मालदीव की मुद्रा क्या है, तो मालदीव की मुद्रा रुपया है, क्या है, तीसरे का बी, तो तीसरे का बी इन दोनों में से किसको दिया, सी में दिया हुआ, तो ये सही हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है, तो नवंतरों है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, नोट डाउन करिए, असम, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। असम राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला देखते हैं। अगला है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है, नोट डाउन करिए, सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। सुधा मूर्ति जो है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, नोट डाउन करिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, हैदराबाद। ओके, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानी जाती है, इसकी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तो नोट डाउन करिए, ऑप्शन डी, यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1951 में की गई थी। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बिजोयानंद के द्वारा की गई थी। बिजोयानंद बीजू पटनायक के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था, तो ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में दिया गया था। ओके, तो आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुई थी और 1952 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूनेस्को में हुई थी। ओके, और ये कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, शुरुआत पूछे तो 1952 में हुई थी, स्थापना की बात करें तो 1951। ओके, अगला ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, नोट डाउन करिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई के रूप में जाना जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। विश्व संचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को तथा विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल दिवस आपको याद रखना है, विश्व संचार दिवस आपको याद रखना है, विश्व मानक दिवस आपको याद रखना है। यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात कर रहा है तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रमंडल दिवस की बात करें तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। वहीं दूरसंचार की बात करें तो विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, नोट डाउन करिए, महाराष्ट्र नागपुर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, नोट डाउन करिए, कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कर्नाटक राज्य से है। प्रश्न है गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो नोट डाउन करिए, गुदई महाराज तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो तबला वाद्य यंत्र तबला बजाते हैं, और ये बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि गुदई महाराज का संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराने से है। प्रश्न है भारत भारती के लेखक कौन है, सभी महत्वपूर्ण ही प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है। तो यहाँ पर नोट डाउन करिए, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यहाँ पर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन तीनों की रचनाएं कौन कौन सी हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। क्या था? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, समर्थ रामदास। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आगे कल आपको अगला वीडियो इसी का अगला भाग प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।